आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपको सबसे पहले बताते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अप्रैल में उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है छन के, जिसमें 1 और 2 अप्रैल को ये दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुंभ स्नान के साथ साथ पतंजलि योगपीठ, परमार्थ निकेतन और देव संस्कृत विश्वविद्यालय जाने का कार्यक्रम उनका बन सकता है। तो ये खबरें आ रही हैं 1 और 2 अप्रैल यानी कि होली के ठीक बाद दौरा कर सकते हैं उत्तराखंड का। ये प्रस्तावित दौरा है 1 और 2 अप्रैल का प्रस्तावित दौरा, जिसमें कुंभ स्नान का कार्यक्रम भी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। इसके अलावा पतंजलि योगपीठ, परमार्थ निकेतन का दौरा कर सकते हैं राष्ट्रपति। देव संस्कृत विश्वविद्यालय का भी दौरा कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे देवभूमि उत्तराखंड। तो ये आपको बता रहे हैं। साथ ही इस पर आपको ये भी बता देते हैं कि कुंभ के स्नान में भी शामिल हो सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और जो समय और जो तारीखें आ रही हैं वो 1 और 2 अप्रैल की तारीख आ रही है। सुनील नप्रभात से और जानकारी लेते हैं। सुनील नप्रभात, ये प्रस्तावित दौरा रहने वाला है, आधिकारिक पुष्टि कब कर दी जाएगी दौरे की? सुनील नप्रभात, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे, प्रस्तावित दौरा है, आधिकारिक इस बात की पुष्टि कब कर दी जाएगी कि 1 और 2 तारीख को यानी कि होली के ठीक बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है मेरे सहयोगी से, उनकी तरफ दोबारा से पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको जानकारी देते हैं कि जल्द ही इस पर मोहर लग जाएगी, आधिकारिक पुष्टि कर दी जाएगी। आधिकारिक मोहर लग के बात सामने आएगी कि 1 और 2 तारीख का जो प्रस्तावित दौरा है उत्तराखंड का, उस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहते हैं। इस बीच आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं कि कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। पतंजलि योगपीठ, परमार्थ निकेतन का वो दौरा कर सकते हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय जाने का उनका कार्यक्रम है। और यहाँ आपको बताएंगे कुंभ के स्नान में भी शामिल हो सकते हैं। तमाम अखाड़ों के बीच में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 और 2 अप्रैल को पहुंच सकते हैं उत्तराखंड। आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम कल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो मंत्रिमंडल के साथ बैठक करने वाले हैं। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम तीरथ सिंह रावत शामिल होने वाले हैं। हम आपको बताते हैं कि आज दिल्ली में उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने तीनों उपचुनाव जीतने का दावा पेश किया और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल पर भी सफाई उन्होंने दी है। उन्होंने उपचुनाव के प्रत्याशी की जल्द घोषणा की भी बात कही। साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, क्योंकि अब मुख्यमंत्री लोकसभा सांसद हैं, उनको अब चुन के आना है, तो चुनाव की उपचुनाव की किस तरह तैयारी पार्टी कर रही है? क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज हमें किसी ने दिया नहीं है, हमने स्वीकार किया है चैलेंज। और चैलेंज हमें मालूम भी था कि ये चैलेंज है। और पार्टी के हमारे जिस प्रकार से कर्मठ कार्यकर्ता लगातार 5 वर्ष जन सेवा में लगे रहते हैं, मोदी जी के जो योजनाओं को नीचे ले आने का काम करते हैं, इसलिए छोटी मोटी चुनौतियों से हमें डर नहीं लगता है। हम हर चुनौती स्वीकार करने के कि ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। हमने गरीबों का उत्थान किया है, हम पूरी की तरह तैयार हैं और एक ही नहीं, तीनों बाई इलेक्शन जीतेंगे हम। सर, लेकिन सरकार में जब फेरबदल हुआ, मुख्यमंत्री बदले, कई सारे नए लोग आए, 1 साल से कम का वक्त बचा है जो विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले कई सारे विवाद जुड़ गए। चाहे मुख्यमंत्री जी की बात हो या प्रदेश अध्यक्ष जी को सैल्यूट देने की बात हो या रेखा वर्मा जी के हेलीकॉप्टर यूज़ करने की बात हो, तो इन विवादों के बीच किस तरह तैयारी होगी, पहले उपचुनाव और फिर बाद में विधानसभा चुनाव? ये विवाद चुनाव को कहाँ रोकते हैं? कौन सा विवाद है भाई? अगर हमारा प्रदेश अध्यक्ष पहले मंत्री था, हेलीकॉप्टर से निकला, एक आदत सी बनी हुई थी, उस प्रकार से वो खड़े हो गए, बाद में उन्होंने उसका खंडन कर दिया। और जो छोटे छोटे विषय है, कोई विवाद नहीं है। उपचुनाव होने, तो उपचुनाव के जो नाम है उम्मीदवारों का कब तक पार्टी घोषित कर देगी? पार्टी जल्दी घोषित कर देगी, क्योंकि अमित शाह जी ऑलरेडी बाहर हैं, जो इलेक्शन कमेटी के लोग हैं बाहर हैं, नड्डा जी भी आ जाएंगे, तो 1-2 दिन में प्रदेश से नाम आ चुके हैं। की बड़ी खबर आपको बताते हैं, धर्मांतरण अध्यादेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, इसको चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। इन याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिका में अध्यादेश को खारिज करने की अपील की गई है और इस मामले में सुनवाई आज हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मांतरण अध्यादेश पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है।
हम इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, सरकारी वकील की तरफ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस बीच आपको बता रहे हैं कि धर्मांतरण अध्यादेश पर जो सुनवाई हुई है उस पर ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे साथ मनीष गोयल जी जुड़ गए हैं, उनसे ले लेते हैं जानकारी। मनीष जी, आज क्या कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ है धर्मांतरण अध्यादेश को लेकर? उन्होंने एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन डाली कि अब इसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसलिए हमारी अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाए। तो कोर्ट ने उस पर बहस सुनी, हम लोग ने उसको अपोज किया कि ये पिटीशन अब बेकार हो चुकी है और एक्ट को अगर चैलेंज करना है तो इनको अब फिर से नई पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। उस पर कोर्ट ने देखा कि सब्सटैंशियल चेंजेस हो गए हैं एक्ट में और ऑर्डिनेंस में, तो कोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना और अमेंडमेंट एप्लीकेशंस को उन्होंने आज कोई आदेश पारित नहीं किया और साथ में इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर उन्होंने विड्रॉल का ऑर्डर पास करते हुए रिजेक्ट कर दिया और अब अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल लगाई। तो आज कोई भी आदेश उसमें पारित नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन अगली सुनवाई अमेंडमेंट एप्लीकेशन पर कब होने वाली है और क्या होने वाला है? अमेंडमेंट एप्लीकेशन पर सुनवाई करेंगे या नई पिटीशन लेकर के आएंगे, ये अभी पिटिशनर के हाथ में है, लेकिन अमेंडमेंट एप्लीकेशन कोर्ट आज अलाउ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। हम लोग के ऑब्जेक्शन स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस थे। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस के बाद कोर्ट ने देखा कि मटेरियल चेंजेस हैं और ये अमेंडमेंट के थ्रू नहीं लाए जा सकते। सर, दोनों तरफ से पलड़ा भारी अगर लगता है कोर्ट में, तो आपकी तरफ से पक्ष अगला सुनवाई में क्या होने वाला है? हमारी तरफ से यही है कि अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता और नया अगर पिटीशन लाना चाह सकते हैं तो पूरी तरीके से नई पिटीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से नई पिटीशन की बात की जा रही है। सर, आप बने रहिए, मनीष गोयल जी हमारे साथ आप बने हुए हैं, सरकारी वकील हैं और इस पर आज जो धर्मांतरण अध्यादेश पर सुनवाई हुई है उस पर हमको जानकारी दे रहे हैं कि अगली अब जो सुनवाई होने वाली है वो अगली तारीख में होगी। लेकिन आज जो हुई है सुनवाई, उसमें आपको बताएं चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज ये सुनवाई की गई है। धर्मांतरण अध्यादेश पर आज सुनवाई की गई है, तो आज का बहुत अहम दिन। धर्मांतरण अध्यादेश को लेकर ये चुनौती देने वाली याचिकाओं पे आज सुनवाई की गई है, जिस पर हमें जानकारी दे रहे थे मनीष गोयल जी। बहुत शुक्रिया आपका सर हमसे जुड़ने के लिए। अगली खबर देहरादून से है। कुंभ से जुड़ी हुई ये खबर है जिसमें आपको बताएं कि श्रद्धालुओं को लानी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। 72 घंटे पहले की लानी होगी रिपोर्ट। जल्द जारी हो सकता है कुंभ का नोटिफिकेशन। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ। अब कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाना है। इसके तहत कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। 72 घंटे की रिपोर्ट लानी होगी। तीस अप्रैल तक मिले की अवधि है। ये नोटिफिकेशन आज या कल तक जारी हो जाए। ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि केंद्र की और राज्य की एसओपी का पूर्णतः पालन किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट लानी। उत्तराखंड में खड़ी होली से लेकर बैठकी होली की धूम हर तरफ अब देखने को मिल रही है। देहरादून में आज कुमाऊं की छटा दिखाती होली का आयोजन किया गया, लेकिन इस बीच कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रखा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क पहनना जहां एक तरफ अनिवार्य है और त्योहार के समय में कोरोना का खतरा ना बढ़े, इसको लेकर सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन ऐसा आज के कार्यक्रम में नहीं देखा गया। होली खेलने आए हुए लोग इस पर क्या सोचते हैं, इसको लेकर न्यूज़ 18 ने हमारी टीम ने होलियारों से बात की है। ये तो अब अभी बहुत लंबे समय तक हमें थोड़ा सा जो भी संभव है सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरा अपना, विशेषकर मैं कहूँगा कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम हमें मजबूत बनाना होगा, वो तो बहुत ज़रूरी है ही है। और देखिए
जो सरकार के दिशा निर्देश हैं या WHO को या गृह मंत्रालय की, वो सब चीज़ें खैर उनका अनुपालन भी ठीक है, वो सब होना भी चाहिए। होली की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। खड़ी होली का आयोजन किया जा रहा है और लोग जो हैं वो खड़ी होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में होली को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड सरकार भी इस पर फैसला ले सकती है, क्योंकि जिस तरीके से होली के आयोजन हो रहे हैं कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मैडम ये बताइए, कई राज्यों में तो होली को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उत्तराखंड सरकार भी कर सकती है, किस तरीके से देखती है? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र वगैरह में तो बिल्कुल लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोगों का ये है कि देखिए क्या करें, होली का रंग ऐसा है, मास्क पहनना चाहिए अभी हम लोगों को, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी चाहिए, लेकिन हम गाते गाते वो जैसे ही मशक बीन ढोल दमाऊ बज रहा है, गाते गाते हम ऑटोमेटिकली पास आ जा रहे हैं। तो एक जो कोरोना का एक जो भय है और भय से ज़्यादा जो एक हवा फैली हुई है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग अभी इन 5 दिनों में तो बिल्कुल भूल जाएंगे। और कल हम लोग हरिद्वार भी जा रहे हैं, कुंभ नगरी में, वहाँ स्नान भी करेंगे और वहाँ हर की पैड़ी में भी हमारी होली होगी। सोशल डिस्टेंस तो हो नहीं चाहिए, फिर भी हमें अपने ग्रुप के अलावा बाहर हमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है। फिर भी हम बस में उधर उधर मास्क पहन रहे हैं, फिर भी भगवान ये महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। यही यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि भाई हम जो है त्योहार ऐसा है कि हम जो है उसे छोड़ नहीं सकते, अपने पारंपरिक त्योहार को हम मनाने ही वाले हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर दिशा निर्देश जल्द जारी कर सकती है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी की बात करते हैं, जिन्होंने दिल्ली में उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में गणेश जोशी ने बताया कि प्रभारी जी को धन्यवाद देने आए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाने और पलायन रोकने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा 13 अप्रैल से वो प्रदेश में अभियान चलाकर शहीदों के घर जाएंगे और उनकी घर से मिट्टी लेकर सैनिक धाम बनाकर शहीदों को सम्मान दिया जाएगा। बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी। सर, आप मंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पे आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिनका मुझे आशीर्वाद मिला, और मेरे जैसे फौज के सिपाही को, जिसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी कामना मंत्री बनूंगा, मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता की जो पहले फौज का सिपाही था, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, कैबिनेट मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद से नवाजा है, तो मैं हमारे प्रभारी आदरणीय गौतम जी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, अनिल बरूनी जी का, और राष्ट्रीय स्वयं संघ के उन अधिकारियों का, जिनके आशीर्वाद से, मेरे क्षेत्र की महान जनता की दुआओं से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। हमने निर्णय लिया है कि हम जितने भी शहीद हुए हैं उन घरों में जाकर 13 अप्रैल से उन घर में जाएंगे, एक सम्मान सरकार की तरफ से उनको एक सम्मान पत्र हम वहाँ देंगे, और उनके घर की मिट्टी, शहीद के घर की मिट्टी को हम लेकर आएंगे। और जिस दिन सरकार के 100 दिन पूरे होंगे उसका भूमि पूजन होगा। उसमें हमारा कोई केंद्रित राजनाथ सिंह जी या अमित शाह जी, जो भी बड़े, और हम एक संदेश देने का प्रयास करेंगे। देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए सेना, पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी जवान अगर शहीद होगा, उसके एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी, ये हमने सुनिश्चित किया है। सर, जब ये एक्सपेंशन हुआ, मुख्यमंत्री जी का बदलाव हुआ, तो क्योंकि अब 1 साल से कम का वक्त बचा है चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे विवाद भी जुड़ते चले गए, चाहे वो फटी जीन्स को लेकर हो या बच्चे पैदा करने को लेकर हो, तो इन विवादों के साथ चुनाव की तैयारी में कैसे लगेगी सरकार? देखिए, अब राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो विवाद कहीं ना कहीं ना चाहते भी हो जाते हैं, और मैं तो उसका मुक्त भोगी हूँ। नरेंद्र मोदी जी की जो जनहित की नीतियाँ हैं, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे के साथ हम काम करेंगे। 2022 में तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, आखिरी सवाल, चुनाव से पहले रोजगार एक मुख्य मुद्दा है, क्योंकि उत्तराखंड के तमाम जो लोग हैं वो पलायन भी कर रहे हैं, वापसी की कोशिश भी सरकारें तमाम करती आई हैं। तो अब क्योंकि आपके पास MSME का डिपार्टमेंट भी है, उसके तहत किस तरह 1 साल, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? हमने 2020 खेलना है, और मैं एक सैनिक हूँ।
हम 18 घंटे काम करेंगे। मैंने अपने अधिकारी से जो कहा कि मुझे 15 दिन के अंदर आज रिपोर्ट बना कर दें, क्योंकि आज हमारे जितने भी उद्योग हैं मात्र देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और टिहरी का एक छोटा सा पार्ट वहाँ तक सीमित रह गए हैं। पहाड़ों में उद्योगों को कैसा ले जाया जाए। और दूसरा जो आपने बात कही, हमारे यहाँ कई प्रतिभाएं जो बॉम्बे, बेंगलोर, बड़े बड़े, उनमें कई हुनर हैं, कई लोगों ने तो काम शुरू कर दिया है, लेकिन मदद न मिलने के कारण तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि अगर ऐसे एमएसएमई के क्षेत्र में ऐसे लोग काम करना चाहते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे और पलायन को भी रोकेंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रीति के साथ पवन गौड़, नवगढ़ टीवी, दिल्ली। पद आपका स्वागत है। खाने का जायका अगर बढ़ाना हो या फिर शरीर को तंदुरुस्त बनाना हो तो हर घर में घी होता है। घी हर परिवार की जरूरत है। सेहतमंद रहने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी की आमतौर पर जो कीमत होती है 500 से 700 रुपए के किलो के बीच में होती है, लेकिन पहाड़ के बद्री गाय के घी की कीमत 5500 रुपए किलो है और इसकी डिमांड भी बहुत है। चंपावत के नरियाल गांव के पशुपालन प्रजनन केंद्र में पल रहे बद्री गाय का घी दूसरे गायों की तुलना में बेहद खास है। दिन में सिर्फ 3 से 4 लीटर दूध देने वाली बद्री गाय का घी आम गायों के घी से कई गुना ज्यादा महंगा है। गाजियाबाद की एक कंपनी 5500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है, तो वहीं भारतीय नस्ल की ये बद्री गाय स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बन रही है। फायदा है कि कुछ लोगों को, कुछ स्थानीय लोगों को, महिलाओं को यहाँ पे रोजगार मिला है। जैसे कि बद्री नस्ल की गायें हैं, इस प्रजाति को गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन के रूप में, ताकि ये विलुप्त ना हो, इसलिए बद्री गाय यहाँ पे रखी है। सर, हम बद्री गाय का घी 3 दिन तक उसे जमा करते हैं, तीसरे दिन उसको बिलोते हैं। बिलोने के बाद उसको हम मक्खन निकाल के उसको पका लेते हैं। मक्खन घी को हम छान के अलग एक कैन में डाल के उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जो यहाँ सीधे सस्ता गाजियाबाद को जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बद्री गाय का घी इतना महंगा क्यों है। डॉक्टर बताते हैं कि आम गायों की तुलना में बद्री गाय के दूध में A2 प्रोटीन के अलावा दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी नस्लें हैं जो इंडिया की नस्लें हैं, जैसे बद्री गाय है हमारी जिनमें से एक, उनमें A2 मिल्क पाया जाता है। A2 प्रोटीन ये कई सारे रोगों की लड़ने में, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में शरीर की मदद करता है। बद्री गाय के दूध और घी की मिल रही कीमत ने यहाँ भारतीय नस्ल की बद्री गाय की डिमांड बढ़ा दी है। वहीं दूध में पाए जाने वाला A2 प्रोटीन सेहत को तंदुरुस्त रख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है नैनीताल से। कुंभ को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। केंद्र की SOP पालन करने का दिया निर्देश, ये आदेश दिए गए हैं। अधूरे काम पर भी मांगी गई है रिपोर्ट। मेलाधिकारी करें उच्च अधिकारियों के साथ निरीक्षण, 30 मार्च तक दाखिल करें इस पर रिपोर्ट।